फर्स्ट प्लांट अभी लगा रहे हैं ये इसमें गया ना, कहाँ गया? अभी छुपने की कोशिश करेगा तभी नहीं सर चलेंगे कहाँ से निकलते हैं। चलो तो इधर पैनल निकालो। पैनल ये वाला तुम पहली बार आगे आगे दीजिए ना। चलिए आगे बढ़ो धीरे धीरे सब लाइन में आराम से सब बढ़ो। एक बार ऊपर उठा लीजिए बैनर को। सतर्कता 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 विजिलेंस सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विजिलेंस 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 सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विजिलेंस 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 सतर्कता 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 विजिलेंस विजिलेंस सतर्क भारत सतर्क भारत विजिलेंस फोटो फोटो में केला हटाइए ना लाल जी। उसको
बैनर पीछे कर दीजिएगा सर, वो बैनर को पीछे रहेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, गेट के अंदर आना। ठीक ठीक, रेडी? ऑटो में करो ना, सीटों कर। हाँ, सीटों कर। सतर्कता, विजिलेंस, सतर्कता, सतर्कता। थैंक यू सर। सर अब आईटी हो चाहे हमारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले हो, तो मैं तो ये बोलूँगा कि हम निकल पड़े हैं जिद करके, हम निकल पड़े हैं जिद करके, अपना सब कुछ अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, भारत को सतर्क बनाना 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 है। सतर्कता, सतर्कता। थैंक यू सर। अब आईटी वाले लोगों को हाँ, रिक्शा भी नहीं आ। नीम का कुछ पेंट सर लगा है, करीब 20-25 को लगा हुआ है। और उधर एक हम लोग ओपन एयर जिम बनाया है सबने। जय सर। Good afternoon to all. On behalf of Indian Institute of Coal Management, I take this opportunity to welcome you all to attend the session on vigilance, our shared responsibility. To kindly welcome Sri Brijesh Kumar Tripathi sir, CVO CIL, with a planter, Gamcha and Shrifal. Thank you very much, sir. हमारा चौड़ा सीना विशाल कंधे, हम है बिजली, हम है शक्ति की खान, हम है कोल इंडिया हम। अंधेरे से खोद लाते हम उजाले खुशियों के, चट्टाने फोड़ जुटाते हम ईंधन लाखों के। हम हैं कोल इंडिया हम। कदम मिले चले ताल मिलाकर, साथ पकड़ कर बाहें, हम लाए काला हीरा, हमसे उज्जवल देश की राहें। हम हैं आग, हम हैं बिजली, हम एकता
Thank you all. So today we are fortunate to have CVO sir to facilitate the session, and it is an honor to introduce sir, Sri Brajesh Kumar Tripathi sir, CVO CIL, IRSC 1996 batch, has assumed the charge of CVO CIL on 16th November 2022. Sir completed his BTech in Civil from MNRC Allahabad and Masters from IIT Delhi. Before joining CIL, Sir has served in the administrative post of Additional Divisional Railway Manager of Asansol Division of Eastern Railway, and Sir was also an instrumental in many vigilance reforms and system improvements while working as a CVO in Eastern Railway. Sir has a vast experience of about 25 years in planning, design and execution of various railway projects, as well as maintenance and operation of major infrastructure. Sir has also expertise in the matters related to establishment, budget, tenders and contract management. So we are extremely fortunate to have you, sir, at IIScM, and I request a big round of applause for CVO sir. And I welcome sir to facilitate the session. हमारे IIScM के गुरुजनों, सिन्हा साहब आप भी नीचे आ जाए, अच्छा रहेगा। आज के इस फंक्शन के मास्टरमाइंड और IIScM के गार्जियन सिन्हा साहब, हमारे फ्रंट रो में बैठे हुए गुरुजनों, जनरल मैनेजर विजिलेंस श्री NR श्रीवास्तव साहब, GM ENT हमारे पात्रो साहब, IT इनिशिएटिव्स के हमारे प्राउड एंड विजिलेंट कोल इंडियंस, और सबसे ऊपर सबसे आगे हमारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग। जब भी IIScM में कोई स्पेशल कोर्सेज या स्पेशल प्रोग्राम होता है तो मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि आपके साथ मेरा इंटरेक्शन हो और आप लोगों से हम बातें करें। आज हमारे दिशा के जनरल मैनेजर्स भी आए हुए हैं, उन लोगों से आप लोगों का हॉस्टल में उन लोगों का भी 3 दिन का प्रोग्राम था, उन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ होगा। सीनियर ऑफिसर्स भी आपके साथ रहे, उसका भी बेनिफिट आपको लेना है।
मैं मिस्टर रवि से रिक्वेस्ट किया था कि जो हमारी ईडी मैडम का 15 अगस्त का जो स्पीच है वो स्पीच अपने ट्रेनिंग ऑफिसर्स को, मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले हों चाहे IT वाले हों, अच्छा इवन जो बाद में भी आते हैं उनको सुनाइए। मैडम का जो स्पीच है उसको आप सुनिए, आपको पता चलेगा कि IICM क्या काम कर रहा है, कोल इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है, राष्ट्र के निर्माण में कोल इंडिया का किस तरह से योगदान है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। मैडम का स्पीच से मैंने 2-3 पॉइंट लिया कि ऑल PSU का हाईएस्ट CSR में हम लोग एक्सपेंडिचर करने वाले कंपनी बन चुके हैं। इसमें तो मैं बोलूँगा आपको मैं भी बता दूं कि गेम के टेंडर में कोल इंडिया 2.08 लाख करोड़ का टेंडर करके ऑल PSU ओवर इंडिया का बेस्ट पोजीशन पे नंबर 1 PSU कंपनी बना है। इसके लिए भी तारीफ करता है। कोल इंडिया लगातार दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क इस सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। इसके लिए भी हम चाहते हैं कि आप लोग हाईएस्ट इंटेक आज की डेट में जितना सिलेक्शन हो रहा है, चाहे एग्जीक्यूटिव ग्रेड का हो, नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड का हो, टोटल इंटेक आज की डेट में सबसे ज़्यादा कोल इंडिया ले रहा है। ये भी आपको मैडम का स्पीच सुनिएगा तो वहाँ मिलेगा। हम लोग हाईएस्ट मैन पावर वाले PSU है, PSU हमसे ज़्यादा वाला कोई नहीं है। कोल इंडिया का जो ग्रोथ है, आपका पिछले कुछ सालों का जो मेहनत है, फाइनेंशियल ग्रोथ में यदि हम बात करें तो लगातार दूसरी बार कोल इंडिया टॉप 10 में गया। और इस बार तो मैं जहां भी आ रहा हूं पिछले 1 महीना से, ये बिजनेस टुडे का ये वाला फोटोग्राफ मैं दिखा रहा हूं। पता ये क्या है? ये बिजनेस टुडे का स्पेशल एडिशन है। इसमें इंडिया के टॉप 10 कंपनीज के जो CEOs हैं उनका फोटो है। सिन्हा साहब देखिए, इसमें आपका फोटो है क्या? मैं देख पा रहा हूं कि हर एक कोल इंडियन का इसमें फोटो है। कोल इंडिया लगातार दूसरी बार टॉप 10 में मोस्ट हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी के तौर पे 9th पोजीशन पर अपना स्थान पाया। हम लोग मोर देन 37,000 करोड़ का प्रॉफिट किए। इसके लिए भी एक ताली बनता है। कोल इंडिया का थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, जिस तरह से हम लोग टारगेट अचीव किए। 16 साल फेल होने के बाद 2023 में डिफिकल्ट टारगेट 700 मिलियन मेट्रिक टन का और 702 मिलियन मेट्रिक टन हम लोगों ने कोल प्रोडक्शन अचीव किया था। उसके बाद कोल इंडिया का रेस्पेक्ट सडनली बढ़ गया। आप लोग महसूस करेंगे जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ, जिस दिन आपका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, जिस दिन आपका सर्विस में सिलेक्शन हुआ, उसी दिन देखिएगा आपका सडनली रेस्पेक्ट, प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। गांव समाज में आपका प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। जो कल तक आपको बोलता होगा कि देखो घूम रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, उसके नज़र में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। जब आप कोई अचीवमेंट करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। कोल इंडिया 16 साल फेल होने के बाद 31 मार्च 2023 में जो आपका अपना डिफिकल्ट टारगेट अचीव किया तो कोल इंडिया का प्रतिष्ठा बढ़ गया। और जब प्रतिष्ठा बढ़ता है तो आपके ऊपर, कोल इंडिया के ऊपर सबका विश्वास बढ़ा, भरोसा बढ़ गया। जब विश्वास भरोसा बढ़ता है तो आपका सिलेक्शन, आपका चॉइस, आपका फीलिंग की भी करिए। इवन शेयर मार्केट भी देखिएगा कि किस तरह से लास्ट 4 इयर्स में हम 3 टाइम्स हमारा शेयर प्राइस बढ़ गया है। और डिविडेंड देते हैं उसके अलावा यानी शेयर मार्केट में भी कोल इंडिया का विश्वास के बल पर इसका काफ़ी अच्छा नेम मेंटेन हुआ। जब ये फोटोग्राफ आया हमारा चेयरमैन साहब का,
बिजनेस टुडे के इस स्पेशल एडिशन में, तो केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी कोल इंडिया कंपनी, आपकी कंपनी चर्चा का विषय बन चुका है। इज इट कोल इंडिया इज डूइंग लाइक दिस? तो मैं आपको थोड़ा एक रिसर्च इस पर करिएगा कि कोविड के पहले कोल इंडिया की क्या पोजीशन थी और कोविड के बाद यानी आज से 5 साल पहले कोल इंडिया की क्या पोजीशन थी और आज क्या है। 2015 के पहले कोल इंडिया यानी 10 साल पहले कोल इंडिया कैसा था और आज कोल इंडिया कैसा है। जिस तरह से हम लोग आईटी इनिशिएटिव में काम कर रहे हैं, आईटी का यूज कर रहे हैं हम लोग माइनिंग में, चाहे RFID बूम बैरियर का हो, CCTV का हो, GPS जियो फिंग फेंसिंग का हो। आईटी इनिशिएटिव वाले यहाँ पर हैं, उनसे और डिटेल में उनसे और भी बहुत सारा काम करना है। हम लोग सारा CCTV को इंटीग्रेट करके उसको IEEE से कनेक्ट कर रहे हैं। घर बैठे बैठे अभी हर सब्सिडी में मोटा मोटी हो गया, एक कब सब्सिडी बचा हुआ है। सब्सिडी में हेडक्वार्टर में बैठ कर के लोग मॉनिटर कर रहा है कि कौन ट्रक कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या अनसेफ हो रहा है, कहाँ कौन मशीन आइडल बैठा हुआ है, कौन कहाँ से ट्रक लेकर के भागने की कोशिश कर रहा है। हम सब कुछ बैठ कर के मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा टीम लगा हुआ है, इवन विजिलेंस टीम भी जाकर के वहाँ पर बीच बीच में कैंप करके देखता है कि कहीं कुछ ऐसा अनहोनी तो नहीं हो रही है। यानी घर बैठे हम लोग टेक्नोलॉजी का इस तरह से यूज कर रहे हैं कि हम अपना सारा माइनिंग ऑपरेशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। जेम को हमने बताया, जेम के माध्यम से हम लोग 2.0 लाख करोड़ का टेंडर किए, जो हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है किसी भी PSU का। हम लोग ई-ऑफिस और डिजिटल प्लेटफॉर्म का तो हर जगह यूज कर ही रहे हैं। टेंडरिंग सिस्टम देखिए, आज की डेट में हमारे यहाँ मैनुअल टेंडर नहीं हो रहा है, सारा ई प्लेटफॉर्म पर ही हमारा सारा टेंडर हो रहा है। तो हम ऐसे कंपनी में हैं। और IICM के बारे में बता दें, मैं IICM को गुरुकुल मानता हूँ। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह का टीम और इस तरह का डिवोशन आपको बाकी किसी भी PSU में आपको नहीं दिखेगा, जहाँ इस तरह से डेडिकेटेड हमारा टीम हो और आप लोगों को इस तरह से ट्रेनिंग करा रही हो। जरा सी मुस्कुराने से बने तस्वीर भी सुंदर, जरा सी मुस्कुराने से बने तस्वीर भी सुंदर, भला परहेज फिर कैसा सता ही मुस्कुराने से। हमें हमेशा मुस्कुराते रहना है, आजीवन मुस्कुराते रहना है। ऐसा कर्म करना है कि हमारी मुस्कुराहट बनी रहे, ऐसा कर्म करना है कि हमारे मम्मी पापा की मुस्कुराहट बनी रहे, ऐसा कर्म करना है कि हमारे कंपनी की, हमारे देश की मुस्कुराहट बनी रहे और नए ऊंचाइयों पर पहुंचे। IICM पिछले मैं ज्वाइन किया अराउंड 3 इयर्स पहले, मैं IICM को बहुत ही अच्छे तरह से यूज कर रहा हूँ अपने लोगों को ट्रेन करने में, अपने लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने में। ईयर मार्च 2024 में IICM 41,000 पार्टिसिपेंट्स डे नंबर ऑफ ट्रेनिंग कराया था। यानी ऐसा इंस्टीट्यूशन इतना मास लेवल में जो ट्रेनिंग करा रहा है, ये आपको हिंदुस्तान में किसी भी PSU के पास नहीं मिलेगा। इस साल 31 मार्च को, मार्च 25 में जो ईयर खत्म हुआ, इस फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट डे जितने नंबर ऑफ आवर्स ट्रेनिंग कराया है हमारा IICM। IICM इस तरह से मास लेवल में ट्रेनिंग कराया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, गुरुजन लोगों का और हमारे इवन CIL मैनेजमेंट का भी, कि ट्रेनिंग को इतना इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। हम अपने DT साहब को तो स्पेशल थैंक्स आज बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने
आईटी इनिशिएटिव का हमने बोला था कि कम से कम 30 से 35 से कम बच्चे नहीं होना चाहिए। उन्होंने 44 स्टूडेंट्स को भेजा यहाँ पे। ट्रेनिंग का इस तरह का महत्व है और IICM इस तरह से ट्रेनिंग करा रहा है, इस तरह से क्वालिटी ट्रेनिंग करा रहा है। IICM जिस तरह के टीचर्स उन्हें यहाँ हम ट्रेनिंग कराते हैं तो हमारे जो डायरेक्टर्स है वो खुद आकर पढ़ाते हैं, हमारे खुद जो एक्सपर्ट है, हमारे जनरल मैनेजर आकर पढ़ाते हैं, हमारे ED जाकर के यहाँ पढ़ाते हैं, जो मैनुअल बनाता है वो जाकर आपको पढ़ाता भी है। और हम लोग जो हिंदुस्तान में एक्सपर्ट है उनको बुलाते हैं। मतलब बताने में उसको कोई संकोच नहीं है। कोल इंडिया इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है कि अपने लोगों को वो बेस्ट फैसिलिटी दे रही है, बेस्ट टीचिंग फैसिलिटी, बेस्ट रहने का, सैलरी में भी बेस्ट दे रही है। इवन हम लोग अपने 2.2 लाख हमारे जो एम्प्लॉई हैं, बोनस पता है कितना दिया है? बोनस हमने 1.03 लाख रुपीस दिए अपने एम्प्लॉइज को, बोनस दिए। अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। कोल इंडिया का मैनेजमेंट, इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं। इसका नाम मैराथन ट्रेनिंग मैंने ही रखा था और CBC में भी रिक्वेस्ट किया था कि सर ट्रेनिंग पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। आपका जो उस साल का CBC का ये थीम आइटम था, इसको कंटिन्यू कराया जाए। और आई थैंक्स टू CBC ऑल्सो कि हर साल वो कैपेसिटी बिल्डिंग का फोकस एरिया में रखते हैं। 2022 के जुलाई में DOE ने अपना सारा मैनुअल चेंज कर दिया था। उसके बाद जब मैं ज्वाइन किया तो CBC के साथ जब मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने बताया सारे PSU को कि अपना अपना आप लोग मैनुअल उसी DOE के मैनुअल के साथ से अलाइन कर लीजिए। मुझको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा कोल इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट PSU था जिसने अपने सारे मेन मैनुअल को अपडेट कर दिए। इवन अपना फाइनेंस मैनुअल भी जो 1978 के बाद मॉडिफाई नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ था, उसको भी उन्होंने मई 25 मई 23 को हम लोगों ने उद्घाटन करा दिया था। मई 23 में हम लोग उसको भी अपडेट किए। यानी हमारा सारा मैनुअल अपडेट हो गया। जो इवन SOP था उसको भी अपडेट कराया गया। मैंने ENT वालों को, IT इनिशिएटिव वाले हैं, इनको भी बोला था अपना IT इनिशिएटिव का भी हमको आप अपडेट करके दीजिए। वो भी हम लोगों ने रिसेंटली फर्दर अपडेट किया है। यानी जब सारा मैनुअल, SOP और रूल्स रेगुलेशन आपका मॉडिफाई हुआ, अपडेट हुआ, जब पूरा विजिलेंस टीम फिर से जब प्रिवेंटिव चेक और सब करना शुरू किया, फिर देखा कि कोल इंडियंस फिर भी गलत कर रहे हैं, नहीं फिर भी पुराने मैनुअल को ही फॉलो कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कोल इंडिया में टोटल 9 CBOs हैं और सारे CBOs डायरेक्टली CBC से अपॉइंटेड है। मोर देन 150 विजिलेंस ऑफिसर्स हैं। सारे विजिलेंस ऑफिसर्स अपने आप में जेम है। जब ये पूरी टीम आपका इतना मजबूत, इतना विशाल टीम जब प्रिवेंटिव विजिलेंस और आपका ऑफिस चेकिंग और सब डॉक्यूमेंट चेक शुरू किया, तब देखा कि इस तरह की गलतियां हो रही हैं, तो हम लोग फिर से बैठे, देखे कि हमारे कोल इंडियन, यदि हम जेम हैं तो हमारे कोल इंडियन भी जेम है, गलती हो ही नहीं सकती है। तब पता चला कि गलती हो क्यों रही है। तो ये पता चला कि मैनुअल तो हम चेंज कर दिए, लेकिन उनको बताया नहीं है, उनको दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट ट्रेंड कि हमारा मैनुअल अपडेट हुआ, क्या हमारा SOP नया आ गया है। मैंने चेयरमैन साहब को बताया, तो चेयरमैन साहब बताया कि आप पूरा ट्रेनिंग कराइए। उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, मेगा ट्रेनिंग कराइए। तो चूँकि हमारे यहाँ एरिया में भी, सब्सिडी में भी, CIL में भी हर जगह टेंडर होता है, हर जगह सेंसिटिव काम होता है, तो बाकी दुनिया वाले ट्रेनिंग कराते हैं, हमने मैराथन ट्रेनिंग शुरू किया। हर जगह, हर लेवल में, हर महीना में एक एक टॉपिक हम लोग सिलेक्ट करते थे और पूरा थोक भाव में ट्रेनिंग कराते थे और खूब ट्रेनिंग कराए। IICM उस साल 41,000 पार्टिसिपेंट डे वो भी रिकॉर्ड बनाया अपना, उन्होंने ट्रेनिंग कराया। जब ये डाटा मैंने बाकी दुनिया वालों को बताया, इवन CBC के भी नॉलेज में जब किया,
तो वास्तव में हम लोगों ने 2024 में टोटल 567 नंबर ट्रेनिंग किए थे, 18,059 नंबर ऑफ ट्रेनिंग किए, ऑफिसर्स को ट्रेन किए थे। 18,059 नंबर ऑफ ऑफिसर्स हमारे ट्रेंड हुए थे। ट्रेंड हमारा जब होगा तो अभी से अवेयरनेस होगी तो कोई गलती नहीं करेगा। ये बात जब बाकी लोगों को पता चला तो सब बोलता है अरे तुम लोग कर लेगा ना, बोले क्यों? तो तुम्हारे पास IICM है, मतलब हर चीज में नहीं, तुम्हारे पास IICM है। एक और मैं बता दूं कि जब भी कहीं बात होती है कोल इंडियन की बाकी किसी PSU के साथ, तो बोलता है कि नहीं आपका सेम PDI है ना, चाहे पास IICM है ना। तो मैं IICM वालों को बोलता हूँ, एक पिक्चर दीवार में है ना, एक अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, बोलता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगलो है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? तो अमिताभ बच्चन बोलता है ना मेरे पास माँ है। तो वही मैं दुनिया वालों को बोलता हूँ कि भले तुम जो भी हो तो आपके पास जो भी होगा, लेकिन मेरे पास IICM है। IICM मतलब ये किसी भी बर्ड के लिए दो पंख होते हैं उसके। ये हमारा IICM और CMPDI, देखिएगा आने वाले दिनों में ये दोनों हमारे स्ट्रेंथ हो गया। जो इसको जितना अच्छा से यूज करेगा उतना ही तेजी से कोल इंडिया को ऊंचाई तक लेके जाएगा। मैं आप सबके सामने, आप फ्यूचर ऑफ कोल इंडियन है, आप फ्यूचर कोल इंडियन है। आप लोग इन दोनों का इम्पोर्टेंस को समझिए। कल के दिन आप भी अपने वाइटल पोस्ट पर जाएंगे और हमारे किंग्स जनरल मैनेजर्स भी आए हुए हमारे सामने। जिस दिन हमारा जो आदमी, जो एरिया, जो ऑफिसर ट्रेनिंग का और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस समझेगा, देखिएगा कि वो आगे जरूर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको डिसीजन लेना है। हमको विजन 2047 जो विकसित भारत का विजन है, उससे हमको काम करना है। कोल इंडिया का आप निर्माण की बात कीजिएगा, आप कोल इंडिया का कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं, आप कहीं भी नए जो बच्चे आए हैं उनके लिए भी और चाहे सीनियर्स लोगों को भी, आप कहीं भी आंख दौड़ा लीजिए, ब्रिक हो, स्टील हो, सीमेंट हो, चश्मा हो, कपड़ा हो, चाहे जो भी देखिएगा, कोयला जाता है तभी ब्रिक, स्टील, सीमेंट बनता है। कोयला जाता है तभी पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनता है, पावर बनता है, मशीन चलता है और आपका कपड़ा जो भी है बनता है। यानी कहीं भी कोई ऐसा आइटम नहीं है जो बिना आपका कोयला का उसका निर्माण संभव है। तो यदि हम राष्ट्र का ग्रोथ 10% का ग्रोथ सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो कोल इंडिया के बिना कोई ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। यानी आप नहीं तो कुछ नहीं, कोल है तो कल है, राष्ट्र निर्माण का बल है। आप इस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं कि आपके बगैर कोई भी डेवलपमेंट संभव नहीं है, यानी आपका कंट्रीब्यूशन इस तरह का है। तो हमें उसी तरह से अपना प्रोग्रेस को बढ़ाना पड़ेगा। हमको इवन एनर्जी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते रहने के लिए अपने डाइवर्सिफिकेशन फील्ड में जाना पड़ेगा। हम लोग जा रहे हैं। फिर ये ED मैम का आप स्पीच सुनिएगा 15 अगस्त का, उन्होंने भी बताया है कि हम लोग क्रिटिकल मिनरल गैसिफिकेशन और सोलर प्रॉल और कहाँ नहीं जा रहे हैं। जब नया फील्ड में इनोवेटिव डिसीजन आपको लेना होगा, चाहे आपका न्यू मशीनरीज, न्यू इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, तो डिसीजन लेना पड़ेगा। हम सब आदमी कुछ नहीं करते हैं, खाली डिसीजन लेते हैं। हर आदमी अपने लेवल का, कोई सर्वे का डिसीजन लेता है, तो कोई टेंडर का डिसीजन लेता है, कोई एक्सक्लूजन का डिसीजन लेता है, कोई LAR का डिसीजन लेता है, कोई मशीन का डिप्लॉयमेंट कहाँ होगा इसका डिसीजन लेता है। हम तो डिसीजन ही लेते हैं। किसी भी डिसीजन के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए, पहला उसका इनपुट चाहिए। कोई भी डिसीजन के लिए हमको इनपुट चाहिए, नॉलेज चाहिए, हमारा उसका ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसका रूल SOP मैनुअल क्या है उसका नॉलेज होना चाहिए, हमको ट्रेनिंग होना चाहिए, हमको एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स कि कंपनी का माहौल, हमारा एरिया का माहौल, वर्क प्लेस
ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हम निसंकोच काम कर सके, डिसीजन लेने में हमको कोई डर न लगे, कोई हमको संकोच ना हो, कोई डर नहीं हो, यानी करप्शन फ्री माहौल होना चाहिए। वो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं ना, वेन माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेड। ये काम होता है विजिलेंस डिपार्टमेंट का, कि अपने कंपनी में किस तरह से हम करप्शन फ्री उसको बनाएं। तो हम डिसीजन तभी ले पाएंगे जब हमारा इन्वायरमेंट करप्शन फ्री हो, हम ट्रेंड हो, हम एक्सपीरियंस्ड हो। सेक्रेटरी कोल इसी मंच से बोल रहे थे कि ISM वालों आपको रिक्वेस्ट किया था उन्होंने कि हमेशा सीनियर और जूनियर्स को मिक्स करके भी बीच में ट्रेनिंग कराया कीजिए, ताकि आपका एक्सपीरियंस का ट्रांसफर हो सके। नॉलेज आप देते ही हैं, एक्सपीरियंस ट्रांसफर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई अर्जुन द्रोणाचार्य के साथ आता है तो देखिएगा, और वो तेज बन के निकलता है और वो एक्सपर्ट हो जाता है। एक और, जिस तरह से हम लोग जहाँ हाथ लगा रहे हैं वही हमको विजय मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में हम चले गए, टॉप 10 में आ गए। IT में टॉप बहुत अच्छा से यूज कर रहे हैं। जेम में देखिए नंबर 1 है हमारा। आपको बताया मैं, तो मैं एक बोलना शुरू कर दिया हूँ। पहले बोलते थे ना, जो जीता वही सिकंदर। पहले हम लोग बोलते थे जो जीता वही सिकंदर। अब मैं बोलना शुरू कर दिया हूँ, जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही कोल इंडियन। जो जीता वही कोल इंडियन। कुछ दिन पहले मैं इस ईयर का महावीर कोयलरी इलाके में गया था। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको 2 रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो मिशन रानीगंज पिक्चर देखना, कि एक हमारा लीडर, एक हमारा कोल इंडियन अपने लीडरशिप के बल पर किस तरह से विश्व प्रसिद्ध रिस्क ऑपरेशन उन्होंने किया था, जिसमें 65 लोग ट्रैप थे और उनको सकुशल बाहर निकाला था। महावीर कोयलरी में से रानीगंज, जो 1989 में हुआ था। उस परिस्थिति में उनको, और 16 नवंबर को ये घटना फाइनली हम लोग विजय हासिल किए थे। किसी को खरोच भी नहीं आया। तो एक बार जसवंत सिंह गिल जी को याद करते हुए मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग उनके लिए ताली बजाएं। वो दुनिया में नहीं है, उनको क्यों न हम रेस्क्यू मैन से नवाजें। मैं ये भी एक प्रपोजल दिया हुआ आपके CIL मैनेजमेंट को कि जसवंत सिंह गिल साहब को रेस्क्यू मैन का उपाधि दिया जाए। और 16 नवंबर को कोल इंडिया जैसे 1 नवंबर को अपना फाउंडेशन डे मनाता है, वैसे ही 16 नवंबर को हम लोग रेस्क्यू डे मनाएं। और ये हमको फक्र करने की बात है। जैसे हम बिरसा मुंडा जी के धरती पर हैं, हमको फक्र है कि हम ऐसी धरती पर खड़े हैं, बिरसा मुंडा को याद करते हैं। वैसे ही हम कल फक्र करें कि हम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर जसवंत सिंह गिल जैसे लीडर आए थे। उन्हें कैसे अपने आप को इनोवेटिव आइडिया, अपना लीडरशिप, अपना बोल्डनेस, अपना हिम्मत, अपना साहस का उन्होंने यूज किया था। मिशन रानीगंज में काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं। कुछ उनका आर्टिकल भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी मिलेगा। उनको पढ़िए और उनको याद किया जाए। और मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग को बोलता हूँ हमेशा, और इवन जो सीनियर कोल इंडियंस हैं, अब तो बहुत सीनियर बहुत बचे नहीं। जैसे कि आप लोगों ने बताया था कि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया था रिक्रूटमेंट में। तो आने वाले दिनों पर माय डियर IT इनिशिएटिव के ट्रेनिंग ऑफिसर्स और मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, इनको जो करना था जितना किए, वो आपको इतना वाइब्रेंट कोल इंडिया, इतना डेवलप कोल इंडिया, इतना बड़ा कंपनी बना के दे जा रहा है। अब आपके जिम्मे, आपके कंधों पर आने वाले सपनों का बोझ है, इस पे लगे रहना है। हम 50 साल पूरा होने वाले हैं 1 नवंबर को।
51st फाउंडेशन डे हम लोग 1 नवंबर 25 को मनाएंगे, यानी कोल इंडिया पूरा 50 साल का हो जाएगा। इसमें मैं एक मिशन लेके चला हूँ कि कोल इंडिया को हम एक ब्रांडेड कंपनी बनाएंगे। आप सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस मिशन ब्रांड CIL@50 इसको आप लोग भी ज्वाइन करें और वो सारा काम करें कि हम अपने कोल इंडिया को रूल बेस्ड कंपनी से वैल्यू बेस्ड कंपनी बनाएं, मूल्यवान कंपनी के साथ साथ मूल्यों पर आधारित कंपनी बनाएं। हम अपने कोल इंडिया को ऐसा बनाएं कि एक बार कोल इंडिया का नाम कोई ले तो अपने आप ब्रांडेड रहेगा, कोई पूछने नहीं जाए उसके बारे में। और एक और मैं बोलूँगा, आपके बाद जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग आए उसका फर्स्ट चॉइस कोल इंडिया लिमिटेड हो, सारे गेट वाले जो है उनका फर्स्ट चॉइस कोल इंडिया लिमिटेड हो। हम ऐसी कंपनी की कामना करते हैं। और आपके लिए मैं कविता पढ़ूं कि 50 साल, यानी जब 1975 में हमारा कोल इंडिया स्टार्ट हुआ था तो हार्डली 79 मिलियन मेट्रिक टन हमारा प्रोडक्शन था कंट्री, और आज हम 800 मिलियन मेट्रिक टन पार कर रहे हैं। यानी एक छोटी सी कंपनी अभी कितनी बड़ी कंपनी हो गई है। जिस छांव के नीचे हम तुम हैं वहां कभी कुछ भी न था। जिस छांव के नीचे हम तुम हैं वहां कभी कुछ भी न था। एक बीज वृक्ष जो बन बैठा कितनों का गिरा पसीना था। एक बीज वृक्ष जो बन बैठा कितनों का गिरा पसीना था। वो चले जहां तक चल पाए, वो चले जहां तक चल पाए। अब चिन्ह हमारे छपने हैं, टिके हुए तेरे कंधों पर, टिके हुए मेरे कंधों पर आने वाले सपने हैं। कहीं बीच रुक मत जाना, इस पथ पर सारे अपने हैं, इस पथ पर सारे अपने हैं। मेरे कोल इंडियंस, आपको 50 साल कहीं बीच रुक मत जाना, इस पथ पर सारे अपने हैं। 50 साल हम पूरे हो रहे हैं गोल्डन जुबली का। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अपने कोल इंडियंस को बोलता हूँ, यानी आज की डेट में देखिएगा कि सरकारी नौकरी उसी को मिल पाता है जो अपने स्कूल कॉलेज का टॉपर हो, पढ़ने में तेज हो, इंटेलिजेंट हो, जीनियस हो, स्ट्रगल करने की क्षमता हो। रात भर हम लोग जग के पढ़ाई करते थे, याद कीजिए आप। यानी मेहनती हो, टेंशन लेने का, कभी सक्सेस मिल रहा है कभी सक्सेस नहीं मिल रहा है, ये झटका बर्दाश्त करने की क्षमता हो, यानी हर तरह से परफेक्ट है, वही सरकारी नौकरी में आ पाता है। जिसके मम्मी पापा अच्छे संस्कार दिए हों, जिसके गुरुजनों ने अच्छे संस्कार दिए हों, मोरल वैल्यू, नैतिकता, वो सब कुछ कूट कर भरे, तभी जाकर के आप सक्सेसफुल, इतना कॉम्पिटिटिव युग में कंपटीशन को आप निकाल पाएंगे। यानी आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब में वही आ पाता है जो हर तरह से परफेक्ट है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप जेम हैं, परफेक्ट है, आइडियल है, आप जेम हैं। कोल इंडिया लकी है कि आपको पाया है, आप जेम है। इसको स्टॉप कर दो ना, कहीं भी रोक दीजिए इसको, स्टॉप कर दीजिए। कोल इंडिया लकी है कि आपको पाया है। माय डियर फ्रेंड, आप जेम हैं। मेरी एक बात मानिए, आप अपने जीवन का लक्ष्य ये मत बनाइए कि हमको कुछ पैसे कमा लेने हैं या नेम एंड फेम कमा लेना है। आप अपने जीवन का लक्ष्य ये मत बनाइए कि हम कुछ पैसे कमा लें चाहे नेम एंड फेम कमा लें। आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि परिवर्तन करना है। आप जेम हैं, कोल इंडिया लकी है। आप अपना लक्ष्य बनाइए कि परिवर्तन करना है, और कोल इंडिया आप ज्वाइन किए हैं तो कोल इंडिया में परिवर्तन कीजिएगा। कोल इंडिया में n नंबर ऑफ अच्छाइयां हैं, n नंबर ऑफ अच्छाइयां हैं। इस अच्छाइयों को और अच्छा कीजिए।
और कोल इंडिया में एन नंबर ऑफ बुराइयाँ भी हैं, लीगेसी बुराइयाँ हैं। इस बुराइयों से टकराइए, आप निडर बनिए, आप जेम हैं, आप प्रतिष्ठावान हैं, संघर्षवान हैं। कोल इंडिया लकी है कि आपको पाया है। मैं हर एक कोल इंडियंस को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आप कोल इंडिया की उन बुराइयों से टकराइए, उन बुराइयों को अच्छाइयों में कन्वर्ट कीजिए। और मेरी बात मानिए, यदि 1% भी आपने अच्छाइयों में कन्वर्ट कर दिया, 1% भी परिवर्तन कर दिया, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका लक्ष्य सफल हो जाएगा। तो आइए हम जिस फील्ड में काम करें, जहाँ काम करें, जो भी हमको ड्यूटी दिया जाए, इवन अपने घर परिवार में भी हम अपना परिवर्तन करें। जो गरीब घर का है वो गरीबी को दूर करें, जो अमीर घर का है वो और अमीरी को मेंटेन करके रखें और आगे बढ़ाएं। ये तो परिवर्तन होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बस इसे श्रेष्ठ बनाना बाकी है। बहुत कुछ बदल रहा है, कोल इंडिया में बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदलना बाकी है। कोयला बनकर बहुत तपे तुम, कोयला बनकर बहुत तपे तुम, अब हीरा सा चमकना बाकी है, अब हीरा सा चमकना बाकी है। आइए कोल इंडिया को हीरा की तरफ करना है। मैं कुछ देर पहले जो दिशा वाले हैं उनको मैं एड्रेस कर रहा था, और मैं थोड़ा विजिलेंस की बातें कर रहा हूँ। विजिलेंस मैनुअल में लिखा हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करप्शन फ्री होना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ की, मुखिया को, उस कंपनी के चेयरमैन को, सीएमडी को दिया गया है। संथानम कमेटी का रिपोर्ट था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का करप्शन फ्री होना, इसकी जिम्मेदारी उसके सीईओ की है, उसके मालिक की है। यानी किसी भी राज्य में कुछ करप्शन है तो उसके राजा की ड्यूटी बनती है कि वहाँ पर करप्शन फ्री माहौल बने, वर्किंग कल्चर अच्छा बने और गुड गवर्नेंस रहे। इसको आप ध्यान रखिए। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट उस राजा को, उस सीईओ को, उस किंग को हेल्प करता है। विजिलेंस डिपार्टमेंट जब करप्शन मैटर आता है तो उसमें अपने राजा को हेल्प करता है। एक और हमने जो पाया है कि लोग विजिलेंस डिपार्टमेंट से का नाम सुन के ही उनके दिमाग काम करना बंद कर देता है। कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, या उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या उनकी रीत का गायब हो जाती है। बाकी माय डियर फ्रेंड, जैसे बाकी डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपका पर्सनल डिपार्टमेंट, वैसे ही विजिलेंस भी एक डिपार्टमेंट है। विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी आपके जैसे जेम बैठे हुए हैं, आपके जैसे ही लोग हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट का बॉस और आपका बॉस, दोनों का बॉस सेम होता है। विजिलेंस डिपार्टमेंट का टारगेट और आपका टारगेट, दोनों का टारगेट सेम है। हमारी भी टारगेट यही है, लक्ष्य यही है कि हम कोल इंडिया को नंबर 1 कंपनी बनाएं, और हर एक कोल इंडियन 2.2 लाख हमारे जो कोल इंडियन है, हर एक कोल इंडियन की इच्छा है, हर एक कोल इंडियन की टारगेट है कि हमारा कोल इंडिया नंबर 1 कंपनी बने। तो कभी भी इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि वो पराया है, चाहे वो हमारा दुश्मन है या हमारे लिए, कोई भी निगेटिविटी सोचने की जरूरत नहीं है। विजिलेंस वाले बिल्कुल आपके जैसे हैं। आपका फाइनेंस वाला 10 ऑब्जर्वेशन लिख के लौटाता है तो आप उसको रिप्लाई दे देते हैं। कोई टीएडी गलत हो जाता है, फाइनेंस एचआर वाला कुछ लिख के देता है तो आप उसका रिप्लाई दे देते हैं। चाहे बॉस कोई फाइल में कमेंट करता है तो आप उसका रिप्लाई दे देते हैं। लेकिन विजिलेंस वाला एक क्वेश्चन पूछ देता है, एक कुछ फाइल ले लेता है तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। रात में बहुत लोग सो नहीं पाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप भी उसको फाइल दे दीजिए, चाहे उसका रिप्लाई दे दीजिए। उसको हार्ट बीट बढ़ाने का चाहे कोई भी डिफरेंट वे में उसको ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है।
बिल्कुल ही दिल पर लेने की बात नहीं है। वो भी अपना काम कर रहा है, उसको काम करने दीजिए, आप अपना उसको रिप्लाई दे दीजिए, जैसे बाकी डिपार्टमेंट को आप ट्रीट करते हैं उसे ट्रीट कीजिए। यानी विजिलेंस डिपार्टमेंट का अनवांटेड जो खौफ है वो नहीं रहना चाहिए दिमाग में। कुछ लोग हैं जिनको खौफ रहने की जरूरत है, उनको जरूरत है, उनको चाहिए भी, लेकिन माय डियर फ्रेंड आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरा 3 साल होने वाला है, मैं पहला साल पूरा इसी पर काम किया कि हमारे कोल इंडियन के अंदर से ये मेंटलिटी से दिमाग हटा दिया जाए, काम करने की जो उनकी एबिलिटी हो और पॉजिटिव होगी यदि उनके अंदर से विजिलेंस वाला खौफ का जो वर्ड है वो हटा दिया जाए। मैंने एक पहला सेंटेंस बोला कि मेरा हर एक कोल इंडियन एक विजिलेंस ऑफिसर है। दूसरा मैंने कोट बनाया कि विजिलेंस इज बाय यू, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू ऑलवेज। यानी आप काम कीजिए, आप बोल्ड डिसीजन लीजिए। कोल इंडिया का जो मिशन है, हमारा मिशन है विकसित भारत मिशन 2047, हमारा जो मिशन है इस पे हमको काम करना है। एक से एक इनोवेटिव डिसीजन, एक से एक बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं। आप आगे बढ़िए, बोल्ड डिसीजन लीजिए, बिजनेस वाले आपके साथ हैं। मैं बोलना शुरू कर दिया हूँ कि माय डियर फ्रेंड आप आग पे चलिए। आप कंपनी के हित में जो बेस्ट डिसीजन हो सकता है, जो यूनिक डिसीजन हो सकता है आप लीजिए, डरिए मत। आप आग पे चलिए। यदि आग पे चलने से आपका पैर जलता है तो विजिलेंस डिपार्टमेंट में आपका भाई है, वो आपको मलहम लगाएगा। ये मैं बोलना शुरू कर दिया। यानी आपको डरना नहीं है, वो सारा काम कीजिए जो कंपनी के हित में है। आप रूल्स रेगुलेशन को पढ़िए, ट्रेनिंग लीजिए, अपने डिस्कस कीजिए, अपने कमिटी के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करके आप डिसीजन लीजिए। डिसीजन डिले करने से डिसीजन नहीं होता है, वो डिसीजन कंपनी के हित में होना चाहिए। मान लीजिए कि हम डिसीजन जो लिए गलत हो गया, हो सकता है कई बार हम लोग डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन गलत हो जाता है, क्योंकि आपने सोच समझ के रूल को देखते हुए कंपनी के हित में जो भी उसमें सिचुएशन था उसके हिसाब से आपने कंपनी के हित में डिसीजन लिया, डिस्कस करके डिसीजन लिया। माय डियर फ्रेंड, यदि वो डिसीजन गलत भी हो गया, बॉस ने पकड़ लिया, चाहे बिजनेस वाले ने पकड़ लिया, तब भी मेरी बात मानिए, भले वो डिसीजन गलत हो गया लेकिन आपको आत्मग्लानि नहीं होगी। आपको आत्मा आपका बोलेगा कि मैंने जो किया था ठीक किया था, गलत हो गया तो हम क्या करें, क्योंकि आपने सोच समझ के कंपनी के हित में डिसीजन लिया है। दो डिसीजंस आर कॉल्ड बोनाफाइड डिसीजन। Those decisions are called bona fide decision। लेकिन माय डियर फ्रेंड, कोई आप ऐसा डिसीजन लिए जो अपने स्वार्थ के लिए या डर के मारे डिसीजन लिए या लालच में आकर डिसीजन लिए या पार्शियलिटी में डिसीजन लिए, अपने कंपनी को चूना लगाया, तो ऐसा डिसीजन तो हमेशा गलत होना है। और ऐसे डिसीजन में आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। दो डिसीजन आर कॉल्ड मालाफाइड डिसीजन। एक होता है बोनाफाइड डिसीजन, एक होता है मालाफाइड डिसीजन। मैं हर कोल इंडियंस को और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी लोगों को भी बताइए, अपने सीनियर्स को बताइए, अपने जूनियर्स को बताइए कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, क्यों डिसीजन ले रहे हैं, उसको आप रिकॉर्ड कर दीजिए फाइल में, नोटिंग में रिकॉर्ड कर दीजिए या लेटर में रिकॉर्ड कर दीजिए या माइनस जो बना रहे हैं माइनस में रिकॉर्ड कर दीजिए। राइट योर माइंड ऑन द फाइल। यदि आप सब रिकॉर्ड कर देंगे, यदि आज से 2 साल बाद 4 साल बाद फाइल को कोई देखता भी है, बॉस भी देखता है, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डेड है, आपको भी याद आ जाएगा। अच्छा, बॉस आपसे पूछे नहीं जाएगा, बिजनेस वाला भी आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने क्यों रिटर्न। और आपको देखिएगा, लिखने में तभी संकोच होता है जब असत्य होता है। यदि सत्य होता है तो लिखने में कोई कंजूसी नहीं होती है, कोई संकोच नहीं करता है। क्यों आप डिसीजन ले रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ नहीं है, मालाफाइड डिसीजन नहीं है, तो आप रिकॉर्ड करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। इसीलिए जब भी आप कमेटी का मेंबर बनिए, चाहे कोई प्रपोजल दीजिए, क्यों कर रहे हैं, किसी को अब हम कोई आइटम सप्लाई लेना चाहते हैं, चाहे किसी को बाईपास कर रहे हैं या कोई रेट LR हाई दे रहे हैं चाहे लो दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, रिकॉर्ड कर दीजिए। राइट योर माइंड ऑन द फाइल। सत्य है, मैं हमेशा बोलता हूं कि सत्य की इच्छा होती है
कि सब लोग मुझे जान लें। सत्य की इच्छा होती है, उसको डरता नहीं है, सब हमको जाने। और असत्य को डर होता है, असत्य को डर होता है कि हमको कोई जानने ना पाए। जो आदमी मालाफाइड डिसीजन करेगा ना, वो आपको बताएगा नहीं हम क्यों कर रहे हैं, वो हाइड करके रखेगा। आप टीसी आपसे भी साइन कराएगा, लेकिन हो सकता है कि वो छुपाने की कोशिश करेगा। यदि साइन हो जाएगा तो फाइल को छुपा कर रखेगा। बहुत तो ऐसे भी हमको मिले हैं, उनको मैं मोटी चमड़ी वाले बोलता हूँ, जो फाइल से कागज गायब कर देते हैं, वो चाहते हैं छुप जाए। मतलब आपका मतलब कंधे का यूज किया, आपसे साइन कराया हुआ आदमी वो कागज को भी छुपा रहा है। इसीलिए नोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो ई ऑफिस हो गया, अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग जा रहे हैं, तो अभी तो मैनिपुलेशन का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन आप ये इंश्योर कीजिए कि हम क्यों कर रहे हैं। आप रिकॉर्ड कर दीजिए, उसे डिस्कस करके साथ में डिस्कस करके रिकॉर्ड कर दीजिए। तो दैट इज कॉल्ड मालाफाइड एंड बोनाफाइड डिसीजन। और डिसीजन लेने में कभी डरना नहीं है। यदि गलत भी हो गया, हमने बोनाफाइड डिसीजन लिया है, तो डरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं कहीं पढ़ा था कि बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है। खुदा भी उसको माफ़ कर देता है, भगवान भी माफ़ कर देता है जिसकी मतलब डिसीजन लिया गलत हो गया, उसकी तकदीर खराब थी। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते। जीएम साहब, जीएम विजिलेंस, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है, जिनकी नीयत खराब होती है। यानी ऐसे आदमी को कभी नहीं छोड़ना है जिसकी नीयत खराब है। मतलब अजीब विडंबना है, वो आदमी हमारे कंपनी के ऊपर, हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर, हमारे अपने पब्लिक मनी के ऊपर बुरी नीयत रख रहा है, उसको हम कैसे छोड़ देंगे। वो मैं राजा की बात कर रहा था। राजा की ड्यूटी होती है कि हमारे कंपनी में ऐसे लोगों को निकाल के फेंके, ऐसे कंपनी को, ऐसे लोगों को टाइट करते रहे। राजा का विजिलेंस के एक और मैं देखता हूं, विजिलेंस इज नॉट लाइक्ड बाय करप्ट पर्सन एज वेल एज ऑनेस्ट पर्सन। विजिलेंस वाले हम लोगों की नौकरी, मैं विजिलेंस वाला हूँ, ऐसी है, चाहे कर्म बोलिए, चाहे हमारा नेचर ऑफ वर्क बोलिए, कि हमको तो करप्ट है वो तो लाइक नहीं करता है, अपना दुश्मन मानता है। हम मानना भी चाहिए, लेकिन जो ऑनेस्ट है वो भी लाइक नहीं करते हैं। वही खौफ वाली बात है, हमको काफ़ी हद तक लगा, हो सकता है खौफ के चलते। तो ये जो मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन शुरू किया, यही खौफ को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, जहाँ के साथ बताने के लिए कि हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमसे केवल वही डरे जिनको डरने लायक है, उनको डरना भी चाहिए। वो देखिएगा, दिया जब जलता है, मैं बोलता हूँ हर एक कोल इंडियन को कि आप दीपक है। मेरा हर कोल इंडियन दीपक है, मेरा हर कोल इंडियन एक विजिलेंस ऑफिसर है, हर कोल इंडियन एक सेफ्टी ऑफिसर है। आपको बनना पड़ेगा। कोई सेफ्टी ऑफिसर आके नहीं बोलेगा कि ऐसे मानिंग मत करो, ऐसे करो, यहाँ सेफ है, यहाँ नहीं करना है। आपको खुद है जब सेफ्टी ऑफिसर पे काम करना पड़ेगा, आपको खुद बिजनेस ऑफिसर का काम करना पड़ेगा, आप खुद ही फाइनेंस ऑफिसर की तरह काम कीजिए। कोई फाइनेंसर क्यों हमारा कॉपी चेक करेगा, प्रोविजन चेक करेगा? मैं खुद ही प्रोविजन को परफेक्ट बनाऊंगा। मेरा हर कोल इंडियन अपने आप में परफेक्ट होना चाहिए। हर एक कोल इंडियन मेरा एक विजिलेंस ऑफिसर है, हर कोल इंडियन एक दीपक है। तो मेरा नाम ब्रजेश है, मैं भी दीपक हूं। तो विजिलेंस की जब बात करता हूं, तो मैं बहुत पहले एक कविता बनाया था अपने लिए, मैं रेलवे में विजिलेंस में था। तो देखिएगा, दीपक को डरना चाहिए, अंधेरा को डरना चाहिए दीपक से, अंधेरा को अपना दुश्मन मानना चाहिए दीपक को। लेकिन उसको बुझाता कौन है? हवा। यानी जिसका दीपक ने कुछ नहीं बिगाड़ा, इवन हवा के चलते ही वो दीपक जलता है और हवा ही उसको बुझाती भी है। दुश्मनी निभाना चाहिए अंधेरा को, लेकिन बुझाता है हवा। यहाँ पर जितने बैठे हैं उनको मैं हवा भी बोल सकता हूँ कि सब हमारे ऐसे हैं जो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, वो अंधेरा नहीं है, हवा है।
तो उस पर मैंने कुछ बहुत पहले कविता बनाया था, मैं रेलवे में जब था, कि मैं ब्रजेश हूँ, मैं दीपक हूँ, मैं ब्रजेश हूँ, मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है, ये हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है, ये हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए, बहुत दीपक बुझाती है, एक जला के दिखाए, एक जला के दिखाए। माय डियर फ्रेंड्स, हर कोने में, माइंड के हर कोने में, ऑफिस के हर कोने में हमारा दीपक जलता रहे, अंधेरे को दूर भगाता रहे। मैं आपको ये आह्वान करने आया हूँ। विजिलेंस वालों के लिए मैं कभी कहीं पढ़ा था कि किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है, किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है, और किसी को डर है कि भगवान देख रहा है। किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है, किसी को डर है कि भगवान देख रहा है। ठीक उसी तरह से विजिलेंस वालों का भी कुछ लोगों के अंदर डर होना चाहिए। और ये हाथ, जीएम साहब क्या बताऊँ, ये हाथ में निशान पड़ जाता है कभी कभी लाल पेन चलाते चलाते। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जिनको बिना पनिशमेंट के, बिना अपना निकाल के नहीं बाहर फेंकिएगा तो हमको वो नहीं सुन पाए। तो विजिलेंस पे आप भरोसा रखिए, विजिलेंस आपके साथ है। विजिलेंस को मैं बोलता हूँ कि जैसे कोई व्हीकल हम चलाते हैं तो फ्रिक्शन का जो इम्पोर्टेंस है, फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो चलना मुश्किल। गाड़ी छोड़ दीजिए, आदमी भी नहीं चल पाएगा यदि फ्रिक्शन नहीं रहेगा। तो हर कोने में, हर जगह फ्रिक्शन का रहना जरूरी है, विजिलेंस का रहना दिमाग में, आपके दिमाग में कोने में होना चाहिए। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप गाड़ी चला पाएंगे, तभी आप कोल इंडिया का विकास कर पाएंगे। विजिलेंस को मैं बोलता हूँ जैसे पतंग का डोरी होता है ना, पतंग का जो डोरी होता है वही होता है विजिलेंस। जो आदमी सामने है, चाहे जो उड़ा रहा है, वो सोचता है कि नहीं डोरी नहीं होता है तो मेरा पतंग सबसे ऊंचा जाता है। ये गलतफहमी है कि नहीं? डोरी नहीं रहेगा तो पतंग वो ऊंचा जाएगा क्या? एक बार डोरी काट के दिखाइए। तो यदि किसी के दिमाग में ये है कि विजिलेंस वाला आया है तो फॉल्ट फाइंडिंग करेगा, चाहे हमको परेशान करेगा, चाहे काम रोकेगा, ऐसा नहीं है। विजिलेंस उस पतंग का, जो कोल इंडिया हमारा एक पतंग है, उस पतंग का डोर है, उस मोशन का फ्रिक्शन है। ये आप दिमाग में बैठाइए और तो हम लोग काम कीजिए। देखिए हम लोग कितना तेजी से अपनी गाड़ी चला पाते हैं, चाहे कितना ऊंचाई तक अपने पतंग को ले जा सकते हैं। एक और, जब मैं गुरुकुल में आता हूँ सिन्हा साहब, मैंने दो चीज पढ़ा था, एक विद्वान, एक विद्यावान। विद्वान मतलब हाईली क्वालिफाइड, एक विद्यावान मतलब वेल क्वालिफाइड। रावण विद्वान था, ज्ञानी विद्वान। ऐसा विद्या किस काम का, आप रावण से कंपेयर कर सकते हैं। और राम विद्यावान थे। देखिएगा हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है विद्यावान गुणी अति चातुर। तो हमको विद्यावान बनना है। ऐसी शिक्षा जिसमें मोरल वैल्यू, एथिक्स, अपना डिसिप्लिन, वो सारा चीज आ जाए। अपने मम्मी पापा का सेवा करना, बड़े लोगों का सेवा करना, टीचर्स का, अपना कंपनी को, मैं भारत को माँ मानता हूँ और अपने कंपनी को भी माँ मानता हूँ। यदि भारत हमारी माँ है, हमारी कंपनी भी हमारी माँ है, तो अपने कंपनी का, अपने देश के प्रति इस तरह से भाव रखें जो अपने माँ के प्रति रखते हैं। एक और, मैं रावण और राम का जब कंपेयर करता हूँ तो राम को अहंकार का ज्ञान था। राम को
अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। मतलब हमको अहंकार नहीं करना है। आप आइडियल हैं, परफेक्ट हैं, जेम हैं। मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ। बंगाल में मतलब पात्रो साहब आपके लिए मतलब दशहरा का पर्व ऐसे मनाते हैं बिल्कुल जोश जुनून लेकर के। हर आदमी रावण को मारने चला जाता है। दशहरा के दिन तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान में रावण को मारने जाते हैं और हर साल मारते हैं ना। जीव विडंबना है, हर साल हम लोग रावण को मारते हैं। मैं अपने कोल इंडियंस को बोलता हूं कि आप जेम हैं, तो कभी कभी हमको ये लगता है कि आप रावण को मारने जा रहे हो तो आप हो कौन? आप राम हो क्या? आप अपने आप को राम बनाओ, अपने आप को कंपेयर करो कि भगवान श्री राम की तरह हमको बनना पड़ेगा, तभी हम रावण को मार पाएंगे। तो उस पर एक हमको एक व्यंग्यात्मक कविता है, वो भ्रष्टाचार से भी जुड़ गया था कि रावण आपके ऊपर किस तरह से व्यंग कर रहा है। और दशहरा का जो हर साल हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी हर साल मनाते हैं, तो उस पर एक व्यंग्यात्मक कविता है। मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि राम बनो, बचपन से सिखाया जाता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, बचपन से बताया जाता था। धर्म और क्या है, अधर्म क्या है, राम क्या है, रावण क्या है, सब बताया जाता है। तो उसी पर एक कविता है, भ्रष्टाचार रूपी रावण। भ्रष्टाचार रूपी रावण ये दशहरा के आसपास और खास करके जो हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस पर एक बड़ा कटाक्ष है। रावण को मारने जा रहे हो, तुम राम हो क्या? रावण को मारने जा रहे हो, तुम राम हो क्या? हाँ बोलो, रावण को मारने जा रहे हो, तुम राम हो क्या? कहीं पराजित न हो जाओगे, कहीं पराजित न हो जाओगे, हाँ बोलो, तुम राम हो क्या? रावण है कई सारे, एक राम को तो खोज निकालो। मर्यादा से परिपूर्ण हो, ऐसे राम को तो खोज निकालो। रावण हर साल जीवित होकर आता है, पता नहीं वो जीवन कहां से पाता है। झुरमुट जैसी भीड़ को देखकर वो हंसता मुस्कुराता है। तुम मुझे हर साल मार रहे हो, पर इससे मैं जीवित हो जाता हूं। तुम मुझे हर साल मार रहे हो, पर इससे मैं जीवित हो जाता हूं। पहले तुम राम बन जाओ, फिर मैं रावण की तरह मर जाता हूं। जब जब राम न होंगे, रावण उठ खड़ा हो जाएगा। भ्रष्टाचार की तरह मेरा सिर भी बढ़ता जाएगा। इतनी बड़ी जनसंख्या में एक मैं राम को न पाता हूं। इतनी बड़ी जनसंख्या में एक राम को न मैं पाता हूं। इसलिए तो हर साल मैं जीवित होकर आता हूं। इसलिए तो हर साल मैं जीवित होकर आता हूं। हाँ, इसलिए तो हर साल। ये कब तक दशहरा मनाएंगे हम? ये कब तक चलता रहेगा? कोल इंडिया की जो बाहर में हमारा इमेज है ना, जो एक्चुअल में कोल इंडिया है, उसका ठीक उल्टा है। अब कंपेयर कीजिएगा, कोल इंडिया का इमेज बाहर में बिल्कुल अलग है। जिस तरह से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रांसपेरेंट वे में काम कर रहे हैं, जिस तरह का ट्रांसपेरेंसी और आईटी का यूज कर रहे हैं, दुनिया वालों को नहीं पता है। माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं ये बोला कि आप जीएम हैं, ये बोल रहा हूँ कि आप राम बनिए। एक और मेरा काम कर दीजिए कि दुनिया को बताइए, दुनिया को बताइए कि कोल इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। दुनिया को बताइए कि कोल इंडिया फुल्ली मैकेनाइज हो चुका है। एक सिंगल पीस ऑफ कोल भी हम ना तो मैनुअल एक्सपेक्ट करते हैं, ना ट्रांसपोर्ट करते हैं, ना लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। ये दुनिया को बताइए। दुनिया को बताइए कि आईटी इनिशिएटिव में, प्रोडक्शन में, प्रॉफिटेबिलिटी में हम लोग बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। दुनिया को बताइए कि हम कंसेक्यूटिवली सेकेंड टाइम, लगातार दूसरी बार हम ग्रेट प्लेस टू वर्क का अचीवमेंट किए।
दुनिया को बताइए कि हम हिंदुस्तान के टॉप 10 कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी मैटर में हम आते हैं। दुनिया को बताइए कि जेम के थ्रू हम मोर देन 95% कॉन्ट्रैक्ट जेम के थ्रू करते हैं। आप दुनिया को बताइए कि कोल इंडिया इज वर्किंग ऑन द पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। आप दुनिया को बताइए कि करप्शन की कोई जगह नहीं है। अब हम आप कोल इंडिया में जो बेईमान है उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और कल से हम क्यों न स्टार्ट करें कि जो हमारे कंपनी में बेईमान है, करप्ट है या मोटी चमड़ी वाले हैं, जिसकी नीयत हमारी कंपनी के ऊपर बुरी है, उसको हम डिसरिस्पेक्ट करना शुरू करें, उनको बायकॉट करना शुरू करें। ऑनरेबल पीएम 15 अगस्त को लाल किला से उन्होंने बोला था कि भ्रष्टों का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। वो किसको बोले थे? अपने देश की जनता को बोले थे, विजिलेंस वालों को नहीं बोले थे। उन्होंने देश की जनता को बोला था कि भ्रष्टों का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए, यानी भ्रष्टों का रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी हर आदमी जो हमारे कंपनी में हमारा कलीग है, आप बिजनेस ऑफिसर हैं, आपका जो कलीग है उसको आप ट्रांसफॉर्म कीजिए, बायकॉट कीजिए, उसको सुधारिए, उसको गाइड कीजिए। उस तरह से आप पूरा अपने सेक्शन को, अपने डिपार्टमेंट को, अपने एरिया को अपना करप्शन फ्री बनाइए। और जो करप्ट है उनको डिसरेस्पेक्ट करना शुरू करो और बायकॉट करना शुरू करो, तब जाकर के हम लोग करप्शन फ्री हो पाएंगे। एक और इस साल का विजिलेंस अवेयरनेस वीक का थीम है विजिलेंस और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। जिस तरह से आप लोगों ने वाकथन किया, जिस तरह से जोश जुनून दिखाए, ये जोश जुनून, ये रवानगी पूरे जीवन भर का रहे, मेंटेन रहे। 18 अगस्त से 17 नवंबर तक हम लोग 3 मंथ का कैंपेन भी कर रहे हैं। 18 अगस्त को जब चेयरमैन साहब 3 मंथ कैंपेन का सीआई हेडक्वार्टर में उद्घाटन किया था उन्होंने, तो चेयरमैन साहब ने बोले थे कि हर एक काम में सतर्कता निहित है और सतर्कता हम सब की साझा जिम्मेदारी है। बॉस ने बोला था कि हर एक काम में सतर्कता निहित है और सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने जिक्र किया था कि कोई ऑपरेटर है, अपना क्रेन को चाहे अपना मशीन को 5 घंटा चला रहा है, यदि वो 5.5 घंटा भी चलाना शुरू कर दिया, दैट इज उसके लिए सतर्कता हुई है। हम अपना काम, अपना टेंडर, अपना प्रपोजल, अपना जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम निष्ठापूर्वक करें, वही हमारे लिए सतर्कता है। आप अपना काम ठीक से करिए, ऑनेस्टली कीजिए, ट्रांसपेरेंट वे में काम कीजिए, क्विक काम कीजिए, बोल्ड इनोवेटिव डिसीजन लीजिए, वही आपके लिए सतर्कता है। आपको कोई जरूरी नहीं है किसी और का फाइल लेने का, किसी और का कुछ फॉल्ट फाइंडिंग का, किसी और के कुछ पूछताछ करने का वो जरूरत नहीं है। आप अपना ही काम ठीक से कर लीजिए, वही तो सतर्कता है। हर आदमी अपने घर को लॉक अच्छा से करे, अपना मेन गेट को भी लॉक कर दे, लाइट, बिजली, पंखा और पानी, वाटर टैप सब बंद करके रखे। फिर देखिए चौकीदार की इसी ड्यूटी कम पड़ जाती है। तो हमारा हर कोल इंडियन अपना काम निष्ठा से करे, ये चेयरमैन साहब का ही स्टेटमेंट था कि हर काम में सतर्कता निहित है और सतर्कता हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। तो काम करना है। फिर मैं वो विजिलेंस वाले में जो लिखा हुआ था कि हर एक कंपनी को करप्शन फ्री होना उसके सीईओ की जिम्मेदारी है, उसके चेयरमैन की, उसके सीएमडी की जिम्मेदारी है। कोई हमको जीएम साहब मैसेज किया, मैसेज में था कि अपने जवान पे लगाम दो, अपने जवान पे लगाम दो, क्योंकि आपका घर का जो नौकर है वो भी अपने घर का मालिक है। आपके घर का जो नौकर है वो अपने घर का मालिक है, वो अपने घर का सीईओ है, वो अपने घर का सीएमडी है। यानी किसी को भी आप ऐसे तैसे नहीं बोल सकते हैं। आप अपने जवान पे लगाम दीजिए। वो बहुत हमको
शिक्षाप्रद मैसेज लगा, उसको मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ। यानी वो नौकर भी हमारा यदि अपने घर का मालिक है, अपने घर का चेयरमैन है, अपने घर का CMD है, यानी उसकी ड्यूटी बनती है उसके घर परिवार में, उसके वर्क प्लेस में सब कुछ ठीक रहे, ट्रांसपेरेंट वे में रहे। यानी एक नौकर का घर परिवार, उसका जो भी ड्यूटी है, जहाँ का मालिक है, उसकी ड्यूटी बनती है। वैसे ही मेरे सामने जितने बैठे हैं सब अपने आप में किंग हैं, अपने आप में CMD हैं, अपने आप में चेयरमैन है। कोई अपने सेक्शन का है, कोई अपने एरिया का है, कोई अपने यूनिट का है, कोई किसी पोर्शन ऑफ डिपार्टमेंट का है। यानी हर आदमी अपने आप में किंग है, यानी हर अपने आप में CEO है। यानी आपका उस पर्टिकुलर यूनिट में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सब कुछ ठीक रहे, करप्शन फ्री माहौल रहे, इसकी ड्यूटी आपकी होती है। और वही सब कलेक्टिव जब जाएगा तो होगा आपका कि विजिलेंस और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही इसका मीनिंग हुआ और CBC ने यही आपके लिए आह्वान करने की कोशिश किया है। जो पैसा जो लोग कमाते हैं या उगाते हैं, दो तरह का होता है, एक मेकिंग मनी, एक अर्निंग मनी। मेकिंग मनी मतलब कि पैसा बनाया, मतलब जो करप्ट मीन से, इलीगल मीन से जो करता है, दैट इज कॉल्ड मेकिंग मनी। एक अर्निंग मनी जो आपका कैलिबर है, जो आपका लीगल मनी है, दैट इज अर्निंग मनी। मेकिंग मनी इज क्राइम, अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअल। मेकिंग मनी इज क्राइम, अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअल। इसको ध्यान में रखिए। एक बार डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद किसी क्लास में पढ़ा रहे थे, एक बच्चे ने उनसे पूछा, कैन वी ड्रीम ऑफ करप्शन फ्री इंडिया? या मैं बच्चे का जानबूझ करके यूज करना चाहता हूं। उस बच्चे ने अब्दुल कलाम आजाद से पूछा, कैन वी ड्रीम ऑफ करप्शन फ्री इंडिया? डॉक्टर कलाम उस बच्चे को बोलते हैं, यस यू कैन मेक इंडिया करप्शन फ्री। उसी बच्चे को बोलते हैं, तुम कर सकते हो। तुम मेरे साथ बोलो, मुझको कमिटमेंट दो कि तुम्हारे मम्मी पापा या भैया तुमको कोई ऐसा गिफ्ट दे रहे हैं, कोई ऐसा गाड़ी दे रहे हैं, कुछ ऐसा सामान दे रहे हैं जो उन्होंने मेकिंग मनी वाला यूज करके लाया था, तो तुम उसको ठुकरा दो और उनसे पूछो कि मम्मी पापा या भैया ये कहाँ से आप लाए। उनसे पूछिए, ऐसे पैसे का कोई गिफ्ट कोई आप मत एक्सेप्ट कीजिए, उसको रोक टोक कीजिए। पूछना शुरू कर दोगे, देखना पेरेंट्स को जब अपने बच्चे बोलते हैं ना, तो वहाँ जरूर शर्म आती है। हम बोलते तो शर्म नहीं आती है, लेकिन जब बच्चे अपने बोलते हैं ना, वो शर्म आती है। तो आप अपने मम्मी पापा भैया को बोलो कि आप कहाँ से लाए हो, आप उसको ठुकरा दो, देखिएगा करप्शन से ही कम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उन्हें, दूसरा आंसर उसी बच्चे को बोले कि तुम भी ध्यान रखो, कभी भी अपने पेरेंट्स से या अपने भैया से ऐसा डिमांड नहीं करेगा, ऐसा कॉस्टली गिफ्ट का डिमांड नहीं करेगा कि उनको मेकिंग मनी वाला की तरफ जाना पड़े। यानी उनको ऐसा सोचना पड़े कहाँ से पैसा लाऊं, कोई ऐसा आप डिमांड नहीं करेंगे। ये दोनों चीज़ रखिए, यानी संतोषम परम धनम। उसी बच्चे को, हर बच्चा हमारा चाहे तो अपने राष्ट्र को करप्शन फ्री बना सकता है। इसमें वहाँ भी मैं बच्चों को भी इस हॉल से संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश के बच्चे, आप यदि इस मेंटिलिटी को, इस फार्मूला को अपनाएं, तो देखिएगा हम लोग बहुत हद तक करप्शन को कम कर सकेंगे। एक और मेरे प्यारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग, अपना एसेट, इंटीग्रिटी को अपना एसेट बनाओ। आप हमेशा ये मान के चलिए कि इंटीग्रिटी, आपका जो बिहेवियर, आपका जो मोरल वैल्यू, वही आपकी संपत्ति है। आज के ज़माने में कोई ये चालाकी में न रहे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और दुनिया को पता नहीं चलता है। कोई भी काम, कोई भी आप चालाकी करते हैं, सबको पता चल जाता है। सीनियर ऑफिसर्स भी हैं और हमारे यंग ऑफिसर्स भी हैं।
आपको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि कभी भी इस चालाकी में आप न रहें कि कौन आपसे मिलने आया, किससे क्या किए, कौन गया, सबको दुनिया वालों को पता रहता है। इसीलिए आप अपना इंटीग्रिटी को अपना एसेट बनाइए, अपना संस्कार जो मम्मी पापा जो गुरुजनों से मिला है उसको लेकर हम आगे बढ़ें और अपना काम करते रहें। कल परसों कोई बोल रहा था एटीएम ने, देखिएगा बहुत एटीएम वाला मॉडिफाई कर दिया है। पहले पैसा आ जाता था फिर एटीएम कार्ड हम निकालते थे। अब क्या हो, एटीएम कार्ड आप निकाल लीजिए, पैसा बाद में आएगा। एटीएम कार्ड आप निकाल लीजिए, पैसा बाद में आ गया। ऐसा क्यों? माय डियर फ्रेंड, एक बार पैसा मिलने के बाद ना आदमी सब कुछ भूल जाता है। Am I right? ये मैंने खुद महसूस किया कि ये उल्टा क्यों हो रहा है। मैंने एटीएम वाला भी देख रहा है कि पैसा जब उसको मिल जा रहा है ना, फिर वो तो अपना एटीएम कार्ड भी छोड़ के चला जा रहा है। ये आप अपना ऑफिस में भी देखिएगा, अपना बहुत ऐसे हैं कि जिनको पैसा मिल जाता है ना, फिर वो सब कुछ अपना जमीन पे भूल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज से एक और पॉइंट है, ऐसे लोगों को हम रोक टोक करें, पूछे तो। जब मैं ब्रांडिंग की बात करता हूं तो इस बात पर जरूर जाता हूं, जब भी मानव से मानव का संगम होता है तो वहां करप्शन ही फैलता है। तो हम लोग ऐसा काम करें कि मानव से मानव का संगम कम हो। यहाँ सारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले माइनिंग में है, बहुत लोग हैं माइनिंग में ही काम करते हैं। आपके माइन इलाके में बहुत सारे अनवांटेड लोग घूमता रहता है, उसको कोई मतलब नहीं हमारा ना, तो उसे वो सो कॉल्ड एजेंट कहलाते हैं वो लोग। भाई क्यों घूम रहा है वो आदमी जाता है, हमारे आदमी को कुछ लालच देता है या धमकाता है या कुछ और प्रलोभन देता है, कुछ करता है, और उससे उल्टा सीधा कभी गाड़ी आगे पीछे करा देगा, कभी क्वालिटी कुछ आगे पीछे करेगा, कभी कुछ करता रहेगा। अब फिर वही आदमी दुनिया में बताता है जाकर के कोल इंडिया में बहुत करप्शन है। माय डियर फ्रेंड, आप दीपक हैं, आप विजिलेंस ऑफिसर हैं, आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, आप सब कुछ है। किसी की हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे आंगन में, हमारे माइंड में घुस जाए? आप आपके घर में कोई जाता है तो आप पूछते हैं ना, क्यों आए, क्या काम है, किससे मिलना है। वैसे ही आप लोग हर कोने में, हर माइंड में ऐसे अनवांटेड पर्सन से पूछो तो, क्यों आए हो, किससे मिलना है, क्या है। उसी तरह से आजकल सब कुछ आईटी प्लेटफॉर्म पर हो गया। टेंडर एलओए भी हो जाता है, आईटी से फैल जाता है। बिल भी आप जमा कीजिए ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। वो ऑफिस में क्या करने आएगा भाई? ऑफिस में यदि कोई आदमी आता है, चाहे ठेकेदार साहब हो, चाहे उनके आदमी हो, चाहे कोई भी हो, उससे पूछो क्यों आए हो, किससे मिलने आया हो। बॉस है, बोलो कि सर कल भी आया था, परसों भी आया, पता नहीं किससे मिलने आता है। सबको रोक तो कोई जरूरी नहीं कि हम जेल भिजवाएंगे उसको, कम से कम पूछेंगे तो। मतलब हमारा मानव से मानव का संगम न हो, इसके पीछे पड़ना है। ब्रांडिंग की जब मैं बात करता हूं तो एक ये भी बात करता हूं कि हमारा कलीग जो है, चाहे हम कुछ काम नहीं करते हैं, बैठ के खाली अखबार पढ़ेंगे, चाहे अपना कुछ टाइम पास करके निकल जाते हैं, दैट इज वर्किंग कल्चर। मैंने काम न करना, ये तो और खतरनाक है। वो आदमी तो अपने काम नहीं कर रहा है, पूरे सिस्टम का वर्किंग कल्चर खराब कर रहा है। ऐसे आदमी को घर वाले खाना कैसे देते हैं, वो सो कैसे पाता है? माय डियर फ्रेंड, एक ये भी काम कीजिए, कोई आपका कलीग, अच्छा आपके अंदर उदासीनता आता है, चाहे निकम्मापन आता है, उसको गाइड करो, काउंसिल करो, उसको सुधारो, ये भी आपका काम बनता है। मैं बोलता हूं कि तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, चोरी। तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। मैंने वो काम नहीं करता तो और बड़ा गुनाह करता है। आईटी का हम भरपूर यूज करें, आईटी वाले हैं। मैंने ये भी अजीब विडंबना है कि ऐसी कंपनी है, हजारों हजार करोड़ का टेंडर 2 दिन फाइनल कर देगा, लेकिन जहां सीसीटीवी की टेंडर की बात आएगी वो लगा के देगा, वो महीना चाहिए टेंडर को कैंसिल कर देगा। ऐसा क्यों? जो हमारा आंख है, वेब ब्रिज हमारा आंख है, सीसीटीवी हमारा आंख है, जिससे हम देख पाते हैं,
इतना बड़ा घर बनाए, कोई जो स्ट्रीट लाइट में, जो भी रोड पे स्ट्रीट लाइट होता है वही तो हमारा आँख है। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन से और जहाँ पर गार्ड लोग रहता है, ड्राइवर लोग रहता है, रनिंग रूम बोलते हैं, वो बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस था। उसमें स्ट्रीट लाइट हमेशा खराब रहता था, हमेशा तोड़ फोड़ कर देता था। एंटी सोशल वाले चाहते थे कि अंधेरा रहे। और वो जो ड्राइवर हमारे, चाहे गार्ड में रेलवे ऑफिसर हो, ड्राइवर चाहे गार्ड को आपको सामान छीन लेते थे, मोबाइल छीन लेते थे। मैं जब लाइट लगवाऊँ तोड़ देता था। फिर कुछ दिन तक मैंने अपना RPF पुलिस में लगाया, तब जाकर वहाँ से हटे। मतलब लाइट हम नहीं लगा रहे हैं, रेलवे वाला नहीं लगा रहा है, और फायदा उठा रहा वहाँ का लोकल चोर और चक्का। वैसे ही IT वाले सब सुन लीजिए, आपका CCTV खराब रहता है, चाहे आपका CCTV डिफेक्टिव रहता है, आपका चाहे GPS काम नहीं करता है, या चाहे आपका GPS कमी है, तो आपका कंधे के ऊपर बाकी जो है ना वो अपना गेम खेलते रहते हैं। कभी भी माय डियर फ्रेंड, अपना कंधा किसी और को गेम खेलने के लिए नहीं देना है। आपका कंधा को यूज करके गोली मारना है, शिकायत होती है आपकी, और गेम कोई और खेलता है। चाहता, वो नहीं चाहता है कि यहाँ पर CCTV लगे, वो नहीं चाहता है कि GPS और IT सिस्टम काम करे। कोई नहीं चाहता कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई टेंडर हम करें, सब मैनुअल करने की कोशिश में रहता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन थैंक्स मैनेजमेंट और थैंक्स टू IT इनिशिएटिव और हमारे DT साहब एंड मित्रा साहब का जो टीम है, पिछले 2.5 साल में हम लोगों ने 100% एफिशिएंसी को कंप्लीट किया। ICCC का हमने कमीशन किया, और कुछ दिन के बाद पहले सारे एरिया का जितना CCTV डिफेक्टिव था, डिफिशियंट था, उसको हम लोग कंप्लीट कराए। सबको इंटीग्रेट करा करके एरिया में ले गए, उसको इंटीग्रेट करके फिर सब्सिडी में ले गए। एक सब्सिडी छोड़ के बाकी सब कमीशन हो चुका है। इन सारे सब्सिडी को हम लोग कनेक्ट कर करके कोल इंडिया हेडक्वार्टर में लेकर आएंगे, और वहां से बैठे बैठे मॉनिटर करेगा कोई कि कौन ट्रक कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपने किया है। एक और मैं बता दूं, IT वाले आज हैं, एक PMO से अवार्ड मिलता है, पब्लिक मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे करके कुछ होता है। उसमें E-गवर्नेंस का अवार्ड का एक सीरीज एक थीम था। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने आपका IT इनिशिएटिव का लेकर के हम लोग इतना ना काम किए, और ICCC का यूज हो रहा है, जिस तरह से ERP का हमारा है, GEM के थ्रू में जो यूज कर रहे हैं, ट्रेनिंग और जो नॉलेज अवेयरनेस है, तो हमने डिजिटल इनिशिएटिव IT एंड डिजिटल इनिशिएटिव इन कोल इंडिया लिमिटेड, इस सब्जेक्ट के लिए हमने एक प्रोजेक्ट बना के दिया, और PMO में मैं भिजवाया अवार्ड के लिए। और कभी मैं दिल्ली गया था, तो पब्लिक ग्रीवांस और मंत्रालय है, वहाँ मैं टाइम मिला तो मैं सोचा कि जाके देखा था। तो वहाँ गए तो रेलवे वाले बहुत लोग डिप्यूटेशन में थे, तो हमारे कुछ कलीग वहाँ मिल गए, हम लोग बात करने लगे। वहाँ और भी बहुत सारे लोग मिल गए। वहाँ पर जब बात होने लगी तो उसमें कोई आपको बोला कि माइनिंग एंड IT इजिप्ट, मतलब माइनिंग सेक्टर में क्या IT होता है, मतलब माइनिंग में भी आप IT का यूज करते हो नहीं सकता, क्या जरूरत है उसमें। उसको दिमाग में था कि खिली ये ऑफिस बैठ करके चाहे टेंडरिंग चाहे इंटरनेट है वही होता है। नहीं, जैसा हमारा यूजेज है उस तरह का IT इनिशिएटिव हम लोगों ने किया है। उनको हमने बताया, आप मैनेजमेंट वाले सुन लीजिए, 2015 से कोल इंडिया में IT इनिशिएटिव में पूरी तरह से काम चल रहा है। हम लोगों ने CCTV का भरपूर यूज किया, GPS RFID बूम बैरियर का हमने यूज किया, जियो फेंसिंग कर दिया। हमारा जितना माइनिंग का है उसके आगे पीछे जहाँ ट्रक का मूवमेंट होगा सब उसको पकड़ा जाएगा, और जितना हमारा वेलमेंट होता है वेब्रिज से उसको कनेक्ट कर दिए। AI ML, अभी जो यंग टीम है देखिएगा आप, एक से एक एक्सपर्ट आ रहे हैं, एक से एक नॉलेजेबल आ रहे हैं कोल इंडिया में, GEM आ रहे हैं, उन्होंने AI ML का उसमें यूज किया। CCTV को सबको इंटीग्रेट करके उसको ICCC में कन्वर्ट किया। जुलाई 22 में पहला ICCC हमारे नागपुर में WCL वाले ने कमीशन कराया। उसके बाद से हम लोगों ने एक सब्सिडी छोड़ के बाकी सारे सब्सिडी में ICCC हम लोगों ने चालू कर दिया है, और हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। यानी आज के डेट में हम यहाँ बैठे बैठे मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन ट्रक कितना दूर गया, कहाँ गया, कैसे गया। डीजल का थेफ्ट का हमारी जो बीमारियाँ होती हैं उसको लेकर वहाँ भी हम IT का यूज कर रहे हैं। यानी आप लोग IT इनिशिएटिव में इतना आगे है कि दुनिया वालों को ये भी बताना जरूरी है कि
आईटी इनिशिएटिव का यूज करके हम माइनिंग ऑपरेशंस को ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। बाधाएं आती हैं, आई थी शुरू में, या तो हम काम नहीं कर पा रहे थे, चाहे हमारे कॉन्ट्रैक्टर उतने एक्सपर्ट नहीं हुआ करते थे, या टेक्नोलॉजी इतना तेजी से चेंज हो जाती थी कि हम टेंडर नहीं फाइनल कर पाते थे। लेकिन आपने ही करके दिखाया है। आपने ही जेम का जब टेंडर हुआ, मैं बता दूं आपको कि 2023 में जेम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। मैं सोचता था कि मेरे तो कोल इंडियन जेम है, जेम वाले टेंडर अच्छा से कर लेंगे। 10,000 करोड़ रुपए का टेंडर करना था जेम के थ्रू, वो आप लोग नहीं कर पाए। क्यों? तो जेम नया था और जेम के भी बहुत सारे इश्यूज थे, और हमारे कोल इंडियंस को पता ही नहीं था कि जेम का टेंडर कैसे करना है, क्या है। दे आर नॉट अवेयर। इवन उसका रूल और मैनुअल भी बहुत ज़्यादा नहीं था। फिर हमको पता चला कि क्यों, मेरे दिमाग में था कि पता नहीं लोग आईटी प्लेटफॉर्म पर जाने में क्यों संकोच करता है भाई। पूरा बिजनेस डिपार्टमेंट और कोल इंडिया मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, जेम के टॉप प्रोफेशनल जो हो सकता है हिंदुस्तान का, उसको बुलाए और हमने अपने कोल इंडियंस को ट्रेन किए। इवन जेम के सीवीओ को हमने बुलाया, उनसे यहाँ पर ट्रेनिंग दिलवाया हर क्षेत्र में। थैंक्स टू IICM अगेन, आपको सिन्हा साहब एंड टीम, कि आप लोगों ने जेम का ट्रेनिंग यहाँ पर कराया। और जो फर्स्ट ईयर 10,000 करोड़ का हम लोग को टेंडर करना था, 10,000 करोड़ रुपीज का, केवल 3200 करोड़ का टेंडर कर पाए थे आप पहला साल में। सेकेंड ईयर में 30,000 करोड़ का टेंडर करना था, 30,000 करोड़ का जेम का टेंडर करना था। 2024 का मार्च 31 जो खत्म हुआ, उसमें पता है कोल इंडिया ने कितना टेंडर किया था? 30,000 करोड़ का टारगेट था और कोल इंडिया ने 1 लाख करोड़ रुपीज का टेंडर किया था जेम के साथ। वो अपने आप में यूनिक रिकॉर्ड है। इवन जेम वाले भी आश्चर्य कर रहे थे कि इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना ज्यादा टेंडर कर कैसे दिया लोगों ने। आप ही ने किया। वही आदमी जो 1 साल पहले जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, जो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, उसी ने किया। जेम वाले को बुला करके, जेम जो उनके एक्सपर्ट डायरेक्टर्स, उनको बुला कर उन्होंने ट्रेनिंग कराया। इस कैंपस में भी हम लोग 3-4 बार बुलाए हुए उनके डायरेक्टर्स को, उनके इश्यूज को भी उन्होंने रिजल्व कराए। और 1 लाख करोड़ का कोल इंडिया ने लास्ट ईयर किया था टेंडर। इस साल जेम से टेंडर करने का टारगेट था आपका 74,000 करोड़ रुपीज का। 74,000 करोड़ रुपीज का जेम से टेंडर करना था। कोल इंडिया जो मार्च 31, 2025 खत्म हुआ, उसमें पता कितना किया? 74,000 करोड़ के टारगेट के अगेंस्ट में 2.08 लाख करोड़ का टेंडर किया। वो हिंदुस्तान में किसी भी PSU का सकता है। यानी जो कंपनी ट्रांसपेरेंसी मैटर में इतना आगे बढ़कर काम कर रही है, उसका इमेज इस तरह का। ये मेरा काम करो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी दुनिया वालों को बताओ कि वी आर वर्किंग ऑन ए ट्रांसपेरेंसी फील्ड में इस तरह से काम कर रहे हैं जितना दुनिया में कोई नहीं करता है। एक और पाप को, जो पाप करता है लोग, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फिर उनमें माला फाइड, कोना फाइड में जाएंगे। जो जाने अनजाने में पाप हो गया, गलतियां कुछ हो गई, कुछ डेविएशन हो गया, या उसको पाप कहते हैं। और कोई एक है कि जानबूझ करके, चाहे जो भी है, मजबूरी में पाप हो गया, जैसे मर्डर हो गया या अपहरण हो गया, इस सब चीजें, उसको अति पाप बोलते हैं। और एक होता है महापाप। पाप, अति पाप और महापाप। महापाप होता है जिसके चलते असर बहुत लंबे समय तक हो, पूरे समाज पर असर पड़ रहा हो। जैसे माता सीता का हरण किया था रावण, तो यदि माता सीता का हरण रावण बन के किया होता तो मानते कि वो अति पाप है। लेकिन उसने साधु के भेष में किया, और उसके पहले उसने एक सोने का हिरण भी भेजा था, तो उसको महापाप के संज्ञा में जाता है। वो ऐसे कुकर्म को महापाप बोलते हैं। जो पाप है वो तो कुंभ नहाने से भी धुल जाता है, मान लीजिए। जो अति पाप है वो कोर्ट और जज के पास डिबेट होता है, तो हो सकता है कि आपकी मृत्यु की सजा को मुलतवी कर दे, चाहे उसमें भी लोग कंसिडरेट होता है।
लेकिन जो महापाप होता है उसको कोई भी माफ नहीं कर सकता, उसका इफेक्ट इतना लंबा होता है। ये मैं क्यों सुना रहा हूँ? मेरे कोल इंडियंस, आप इतने बड़े हो चुके हैं, ऐसे फैमिली से, ऐसे संस्कार के साथ इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे किए हैं, जो आज की डेट में ग्रेट प्लेस टू वर्क है और हर मामले में ऊपर हो चुका है। ऐसा कोल इंडियन जो मैं बोलता हूँ साधु के भेष में है, आप आइडियल है, परफेक्ट है, अब आपके लिए छोटा मोटा भी पाप महापाप माना जाएगा। तो कोई गलती हमसे अब न हो, हमको इतना परफेक्ट वे में काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग ब्रांडेड कोल इंडिया का सपना देख पाएंगे। हो गया? That's all. Thank you. For an insightful session with a lot of examples, and I request a big round of applause for our CVO sir for an inspiring session. ये इंटीग्रिटी प्रॉमिस है, ये खास करके मैं जो एमटी जो उनको बता दूंगा कि जब मैं इंटीग्रिटी का डिफिनेशन पढ़ रहा था तो मैं सोचा कि इसको किस तरह हम ऐसा अरेंज करें कि जहाँ पर भी मैं अपने कोल इंडियंस के साथ इंटरेक्ट करूँगा तो उनसे कुछ अपने प्रॉमिस ले सकूँ। आप लोग दाहिना आपको सामने करेंगे, मैं बोलूँगा, आप रिपीट करेंगे। एज ए रिस्पॉन्सिबल कोल इंडियन, I promise myself to be always vigilant and will become doyen of integrity. I promise myself to fight and to eradicate corruption. I promise myself to ensure and to promote integrity in public life. I promise myself to do my best and to proclaim this fact to the whole world that I am the proud officer of Coal India Limited. Thank you. Now I kindly request sir for distributing the certificates to our IT initiative marathon training participants. So first Alok Kumar sir, Assistant Manager Mining, BCCL. Next, Barun Kumar, Manager System, BCCL. Next, Anish Patel, sir, Assistant Manager, ENT, BCCL. Next, Akash Kumar sir, Assistant Manager, ENT, BCCL. Next, Manish Kumar sir, Deputy Manager, E&M, BCCL. Next, SM Asif,
इकबाल साहब असिस्टेंट मैनेजर E&M BCCL। नेक्स्ट किसले कुमार साहब असिस्टेंट मैनेजर EMT BCCL। प्रशांत कुमार सर सीनियर मैनेजर सिस्टम CCL। वीना हेमरम मैम असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम CCL। अश्विनी कुमार यादव सर मैनेजमेंट ट्रेनी सिस्टम CCL। नेक्स्ट महेश्वर सिंह सरदार साहब मैनेजमेंट ट्रेनी सिस्टम CCL। नेक्स्ट RM गौतम सर चीफ मैनेजर ENT CCL। नेक्स्ट प्रवीण कुमार सिंह साहब डिप्टी मैनेजर ENT CCL। नेक्स्ट सुमित कुमार सिंह साहब असिस्टेंट मैनेजर ENT CCL। नेक्स्ट अजय कुमार साहब असिस्टेंट मैनेजर ENT CCL। नेक्स्ट अस्तर अहमद डिप्टी मैनेजर ENT CIL हेडक्वार्टर। साकिब साहू साहब मैनेजर सिस्टम CMPDI। सरफराज अहमद साहब असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम CMPDI। श्याम मोहन सरफराज अहमद। नेक्स्ट श्याम मोहन मिश्रा साहब मैनेजर सिस्टम ECL। अभिषेक साहा साहब असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम ECL। सोमनाथ पंजा साहब असिस्टेंट मैनेजर ENT ECL। नेक्स्ट रोहन कुमार सो साहब असिस्टेंट मैनेजर ENT ECL। नेक्स्ट अनुभव कुमार असिस्टेंट मैनेजर ENT ECL। कुमार स्वामी साहब असिस्टेंट मैनेजर ENT MCL। नेक्स्ट श्रीराम साहब असिस्टेंट मैनेजर ENT MCL। नेक्स्ट इंद्रजीत सिंह सर डिप्टी मैनेजर ENT MCL। नेक्स्ट मयंक मेहरा साहब डिप्टी मैनेजर ENT NCL। I also request audience for a round of applause and participate receiving the certificate. निखिल कोठारी साहब डिप्टी मैनेजर ENT NCL। सुनील कुमार डिप्टी मैनेजर ENT NCL।
Pradeep Kumar Tiwari sir, Assistant Manager System NCL. Next, Pratap Bhattacharya sir, Assistant Manager ENT MCL. Vishal Kumar Mandal sir, Assistant Manager System NCL. Next, Vikas Sharma sir, Senior Manager E&M SCCL. Next, Gaurav Sahu sir, Assistant Manager System SCCL. Next, Pradeep Kumar sir, Assistant Manager ENT SCCL. Next, Abhishek Kumar, Assistant Manager HR SCCL. Next, Bhupendra Singh sir, Assistant Manager System SCCL. Next, Sandeep Gupta sir, Deputy Manager Finance SCCL. Ashok Singh Yadav sir, Assistant Manager ENT SCCL. Next, Vikas C. Swarnakar sir, Assistant Manager System WCL. Next, Vivek Kumar sir, MT System WCL. Next, Mayank Meena sir, Assistant Manager ENT WCL. Last, Vikram sir, Assistant Manager ENT WCL. If anybody left out, name not taken by mistake, then please come. Now I request we are extremely thankful for during every marathon program you come and inspire us. Whatever the message you shared us, that will really help all the participants. And once again, sir, thank you very much for appreciating IICM and traveling all the way from Kolkata to enlighten us. So once again, I request a big round of applause for Senior sir. I also like to express my gratitude to R.N. Patra sir, General Manager ENT, for facilitating the session. I would also like to thank N.R. Srivastav sir, General Manager Vigilance, CIL. I would also like to take this opportunity to thank Raj Kamal Kishore sir, Senior Manager System, for all the support to coordinate this program. And I would also like to thank Sinha sir for his valuable direction to organize the program successfully. I would also like to take this opportunity to thank all the general managers present here. Thank you very much, sir. And all
thank you very much to all the participants, management trainees, as well as the participants of AD program, and all the people who helped to organize this program directly and indirectly, photographers, and all the support staff of IICM. So once again, thank you very much to all. Thank you.